हेलो स्टूडेंट, दिस इज डीपी सिंह। आज हम बात करेंगे अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, देखिए साइकिल का मतलब होता है इफ़ एनी इवेंट विच अकर्स इन द रिपीटेड मैनर। अगर कोई भी इवेंट एक रिपीटेड मैनर में होता है उसको अपन साइकिल कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल। ओवेरियन साइकिल इसलिए बोला गया है सम चेंजेस अकर्स इन द ओवरी एंड यूट्राइन साइकिल बिकॉज सम चेंजेस अकर इन द यूट्रस। कुछ चेंजेस यूट्रस में भी होंगे, कुछ चेंजेस ओवरी में भी होंगे, और दोनों ही चेंज कैसे होंगे? साइमल्टेनियसली होंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अपन थोड़ा देख लेते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेनली अकर्स इन द फीमेल प्राइमेट्स। जो फीमेल प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट, व्हाट इज द प्राइमेट? इट इज द नेम ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर का नाम है, जो मैमलिया क्लास है उसमें एक ऑर्डर है प्राइमेट्स, उसके अंदर होंगे मैन, मतलब अपन लोग आएंगे, मंकीज एंड एप्स। इनके जो फीमेल होते हैं इनमें ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल अपन देख सकते हैं। बट इन नॉन प्राइमेट्स फीमेल, जो नॉन प्राइमेट्स फीमेल हैं वहाँ पे एक दूसरा साइकिल चलेगा विच इज़ कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल और हीट साइकिल। इसके बारे पर बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए, उसके बाद ये जो साइकिल है 4 हार्मोन से रेगुलेट होगा। दिस साइकिल इज मेनली रेगुलेटेड बाय द 4 हार्मोन, 2 हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड के भी कौन से पार्ट से होंगे? एडिनो हाइपोफाइसिस, दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी। और हार्मोन आर एफएसएच एंड एलएच। एंड 2 हार्मोन ऑफ द ओवरी, 2 हार्मोन ओवरी के होंगे, वन इज एस्ट्रोजन होगा, वन इज प्रोजेस्टेरोन होगा। ओके, प्रोजेस्टेरोन ऑल्सो सिक्रेटेड फ्रॉम द कार्पस ल्यूटियम, जो कि मेजरली कार्पस ल्यूटियम से ही सिक्रेट होगा। व्हाट इज द कॉज ऑफ मेंसेस? किसी भी फीमेल में मेंसेस क्यों आते हैं? ध्यान दीजिए, व्हाट इज द कॉज ऑफ मेंसेस? किसी भी फीमेल में मेंसेस क्यों आते हैं? तो आपको क्या आंसर देना है? डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन ब्लड। अगर उसके ब्लड में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है तो यूट्रस का जो लाइनिंग होगा वो ब्रोकन डाउन होगा, वो टूट जाएगा और ब्लीडिंग चालू हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए जो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल, साइकिल का जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है इज 28 डेज, बट कैन बी 20 to 40 डेज। कम से कम 20 दिन का भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन का भी हो सकता है। ठीक है, बट अपन यहाँ पे जो भी बात करेंगे वो नॉर्मल डेज को कंसिडर करते हुए अपन बात करेंगे। ओके, द फर्स्ट मेंसेस इज कॉल्ड मीनार्के। जब किसी फीमेल को पहली बार मेंसेस चालू होता है उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? मीनार्के। इसका जो एज होगा 12 to 13 ईयर होगा। देख, नॉर्मल है बट इट कैन बी वेरी, किसी फीमेल को जल्दी भी चालू हो सकता है, खासकर जो डेवलपिंग कंट्री है, या वो टेम्परेचर के बेसिस पे भी रेगुलेट होगा। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट मेंसेस होगा दिस इज द मीनोपॉज। जब किसी फीमेल को मेंसेस बंद हो जाते हैं दिस कंडीशन इज कॉल्ड मीनोपॉज, और उसका जो एज होगा 50 to 55 ईयर होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ फेजेस होंगे, ध्यान दीजिए। इस साइकिल में कुछ फेजेस होने वाले हैं। पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओवेरियन चेंज। जब कुछ चेंज ओवरी में हो रहे हैं उसके बेसिस पे 2 सब फेजेस हैं। वन इज फॉलिकुलर फेज, इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा 1 to 13 डेज है। ध्यान दीजिए, फॉलिकुलर फेज ओवरी में चलता है, टाइम ड्यूरेशन कितना है? 1 to 13 डेज। और दूसरा सब फेज होगा ल्यूटियल फेज, इसका टाइम ड्यूरेशन है 15 to 28 डेज। तो जो ल्यूटियल फेज और फॉलिकुलर फेज है कहाँ के फेज हैं? दिस इज द ओवेरियन फेज। और ये दोनों ही फेज किससे रेगुलेट होंगे? एफएसएच और एलएस से। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ यूट्राइन चेंज, अब यूट्रस में भी कुछ चेंज होंगे, उसके बेसिस पे इसके 3 सब फेजेस हैं। वन इज मेंस्ट्रुअल फेज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लीडिंग फेज, इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा 1 to 5 डेज होगा। दूसरा सब फेज होगा प्रोलिफेरेटिव फेज और ईस्ट्रोजेनिक फेज, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रोलिफेरेटिव फेज ऑल्सो कॉल्ड ईस्ट्रोजेनिक फेज, इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा 6 to 13 डेज होगा। और तीसरा सब फेज होगा सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा? 15 to 28 डेज होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है।
related with the menses or menstruation cycle. One is dysmenorrhea. This is the menstruation with cramps or painful. अगर किसी फीमेल को मेंसेस में दर्द होता है मेंसेस आने में, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिस्मेनोरिया. ठीक है. क्रिप्टोमेनोरिया, द मेंसेस विदाउट एक्सटर्नल ब्लीडिंग. अगर किसी फीमेल को अंदर से लाइनिंग तो टूट चुका है लेकिन ब्लड बाहर नहीं आ रहा है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्टोमेनोरिया. ओके. मेनोर्जिया, दिस इज द हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. अगर किसी फीमेल को जो देखिए जो पर डे का नॉर्मल ब्लीडिंग होगा वो 15 to 20 ml होता पर डे, लेकिन अगर किसी फीमेल को ह्यूज अमाउंट में ब्लड जा रहा है पर डे या ओवरऑल मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, दिस इज कॉल्ड मेनोर्जिया. ठीक है. उसके बाद एक होगा एमेनोरिया. दिस इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. अगर किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, एमेनोरिया. ओके. ऐसा प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है. तो एमेनोरिया के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. ठीक है. उसके बाद एक होता है हीमेटोकॉल्पॉस. जनरली देखिए जो मेंसेस ब्लड होगा वो उसका कंटिन्यू फ्लो होता है, क्लॉट नहीं करता है. ओके. लेकिन अगर किसी वजह से मेंसेस जो ब्लड है वेजाइनल पार्ट में ब्लॉक हो गया है, वो बाहर नहीं आ पा रहा है, दिस इज कॉल्ड हीमेटोकॉल्पॉस. उसकी वजह हो सकता है उसका जो हाइमेन मेम्ब्रेन है वो अनपरफोरेटेड है, उसके अंदर छिद्र नहीं है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, अंदर अंदर जो ब्लड होगा वो ब्लॉक हो जाएगा. अब देखिए हर एक जो साइकिल मैंने यहाँ पे बताया है, जो फेज बताया है, उसके बारे में अपन थोड़ा थ्योरी में भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन देख लेते हैं. ओके. तो देखिए यहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया है, इसको आपको ध्यान से देखना है. देखिए ये कुछ यूट्रस के चेंजेस बताए हैं, ये कुछ प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन के लेवल के बारे में बताया गया है, और ये जो फॉलिकल मैच्योर हो रहे हैं उसके बारे में दिखाया गया है, और ये अपने पिट्यूटरी के हार्मोन जैसे द LH एंड FSH. अब देखिए 1 से लेके 5 दिन का जो फेज है दिस इज द मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज. 6 से लेके 13 दिन तक का जो फेज है दिस इज द प्रोलिफेरेटिव फेज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ईस्ट्रोजेनिक फेज. एक यहाँ पे एक बीच में फेज होगा जो कि 1 डे का फेज होगा, दिस इज द ओव्यूलेटरी फेज. और 15 से लेके 28 डे का जो फेज होगा, 28 डेज का जो फेज होगा, दिस इज द सिक्रेटरी फेज. तो मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज, ये जनरली कहाँ पे होने वाले हैं, ये किसके अंदर होने वाले हैं, यूट्रस के अंदर होने वाले हैं. उसके बाद 1 to 13 क्या होगा, दिस इज द फॉलिकुलर फेज. उसके बाद एक होगा ओवुलेटरी फेज और ल्यूटिल फेज. ये फेज कहाँ के हैं, दिस इज द फेज ऑफ ओवरी. अब ध्यान दीजिए, देखिए अगर फर्स्ट डे से अपन कंसीडर करें, फर्स्ट डे में क्या है, यहाँ पे जनरली हार्मोन का आप देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो बहुत ही कम होगा, जीरो तो नहीं होगा. जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो प्रीवियस साइकिल है धीरे धीरे कार्पस ल्यूटियम क्या होगा, रिग्रेस होगा, तो जीरो पे तो नहीं होगा. उसके बाद देखिए ये जो हार्मोन है अभी प्रोजेस्टेरोन बहुत ही निग्लिजिबल है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम जो प्रीवियस साइकिल का कार्पस ल्यूटियम वो रिग्रेस होना चालू हुआ होगा, तो यहाँ पे बिल्कुल लो लेवल हो रहा है प्रोजेस्टेरोन का. अब यहाँ पे ये जो 14 डेज है दिस इज द मिड साइकिल. इससे पहले अपन तो ओवरी के इवेंट थोड़ा देखते हैं. ओवेरियन इवेंट में क्या होगा, दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल है. सेकेंडरी फॉलिकल होगा, टर्सरी फॉलिकल होगा, और आगे चल के क्या होगा, ये एक मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनेगा. ठीक है. और मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल के लिए क्या चाहिए अपन को, FSH चाहिए. मतलब जो पिट्यूटरी का हार्मोन होगा वो इस ग्राफिन फॉलिकल को धीरे धीरे क्या करेगा, मैच्योर करेगा. जब ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकलेगा, जो ग्राफिन मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है उसके अंदर क्या होगा, सेकेंडरी ओसाइट रप्चर्ड एट द एज ऑफ मिड पीरियड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल.
मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो मिड पीरियड है वहाँ पे क्या होगा, ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर्ड होगा विद द प्रेजेंस ऑफ एलएच। एलएच के प्रेजेंस में क्या होगा, ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर्ड होगा एंड रिलीज सेकेंड्यूसाइड, और सेकेंड्यूसाइड को रिलीज करेगा इन द सीलोमिक कैविटी एंड दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो व्हाट इज द ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन, what is the ovulation? It is the release of secondiocyte from the graphene follicle with the presence of LH. जैसे द LH सर्ज, LH सर्ज का मतलब होगा LH का जो कंसंट्रेशन होगा वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मिड पीरियड में इंक्रीज होगा, दिस इज द LH सर्ज। ठीक है, तो व्हाट इज द ओव्यूलेशन? इट इज द रिलीज ऑफ secondiocyte फ्रॉम द ग्रेफिन फॉलिकल इन द मिड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब देखिए सेकेंड्यूसाइड तो बाहर आ गया कहाँ पे, सीलोमिक कैविटी में। तो अभी अपन बात कर रहे हैं जनरली फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इवेंट आगे होंगे, लेकिन अभी अपन नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहे हैं क्योंकि साइक्लिक इवेंट है, हर महीने चलेगा। तो आफ्टर द ओव्यूलेशन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ कार्पस ल्यूटियम, सेकेंड्यूसाइड निकलने के बाद जो ग्रेफिन फॉलिकल है उसका जो रिमेनिंग पार्ट है दिस इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। व्हाट इज द कॉर्पस ल्यूटियम? इट इज द टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड विच फॉर्म्ड आफ्टर द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद जो ग्रेफिन फॉलिकल का जो रेमिनेंट पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, उसको अपन ने क्या बोला है, कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम सिक्रेट प्रोजेस्टेरोन, कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करेगा। तो आप ये देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है हमने 14 के बाद ही ज़्यादा बनाया ना भाई, ठीक है, शुरुआत में बिल्कुल भी प्रोजेस्टेरोन को नहीं दिखाया गया है। तो जो प्रोजेस्टेरोन है वो कब निकलता है, आफ्टर द ओव्यूलेशन। क्यों निकलेगा, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद ही कार्पस ल्यूटियम बनेगा। बट आप देखिए जो ईस्ट्रोजन का लेवल जो हमने थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा दिखाया है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है, जो ग्रेनुलोसा सेल्स होंगे जब जब बनना चालू होंगे, ग्रेनुलोसा सेल क्या सिक्रेट करेंगे, ईस्ट्रोजन। जो फॉलिकल के ग्रेनुलोसा सेल हैं वो किसका सिक्रेशन करेंगे, ईस्ट्रोजन का। और जैसे जैसे ग्रेनुलोसा सेल बढ़ते जाएंगे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे ओव्यूलेशन का टाइम होगा ईस्ट्रोजन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दिस इज कॉल्ड ईस्ट्रोजन सर्ज। इसको अपन ईस्ट्रोजन सर्ज भी कह सकते हैं। तो देखिए ईस्ट्रोजन भी यहाँ पे है, ईस्ट्रोजन और एलएच के बीच यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक चलेगा, ठीक है। अब आप देखिए पहले केस में क्या हुआ है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूट गया था। अब एंडोमेट्रियम लाइन को प्रोलिफरेट होना है, और प्रोलिफरेशन का काम कौन कौन करेगा, ईस्ट्रोजन करेगा। ध्यान दीजिए जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनाने का काम कौन करेगा, ईस्ट्रोजन करेगा। दिस इज द प्रोलिफरेशन, जिसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ईस्ट्रोजेनिक फेज, इसलिए हमने क्या बोला है, ईस्ट्रोजेनिक फेज, ठीक है। और जैसे जैसे क्या होगा, लाइनिंग पूरी तरह से बन जाएगा, क्योंकि ईस्ट्रोजन क्या करेगा, ईस्ट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन को इंड्यूस करेगा, स्टिमुलेट करेगा। जब माइटोटिक डिवीजन स्टिमुलेट होगा यूट्रस के लाइनिंग में तो क्या होगा, ये इसका बनना चालू होगा। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन इस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को और थिक करता है। तो ध्यान दीजिए लाइनिंग बनाने का काम ईस्ट्रोजन का है, लेकिन लाइनिंग थिक करने का काम किसका, प्रोजेस्टेरोन का है, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये जो कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस ल्यूटियम दिस इज द टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड येलो बॉडी। वो धीरे धीरे उसका रिग्रेशन चालू होगा, और रिग्रेशन चालू होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस अल्बिकन्स में। दिस इज द वाइट बॉडी, किस में कन्वर्ट होगा, दिस इज द कार्पस अल्बिकन्स और वाइट बॉडी। कार्पस अल्बिकन्स के बाद भी एक फाइब्रस बॉडी बनेगा, दिस इज द कार्पस फाइब्रोसम, वो आगे की बात है। तो समझ आया भाई, पहले तो क्या हुआ है,
लाइनिंग टूटा है। लाइनिंग टूटने की वजह क्या है? शुरुआत में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है। ओके, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा? लाइनिंग बनेगा। बनने का काम किसने किया? ईस्ट्रोजन ने किया है। ईस्ट्रोजन कहाँ से आया? जो फॉलिकल के जो ग्रेनुलोसा सेल है वो ईस्ट्रोजन को निकालना चालू करेंगे, सिक्रीट करना चालू करेंगे, तो ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ेगा। तो आप देखिए ड्यूरिंग द मिड साइकिल ईस्ट्रोजन का भी लेवल ज़्यादा है, एलएच का भी ज़्यादा लेवल है। एफएस देखिए, एफएसएच शुरू में थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि उसने क्या किया, फैलिक नाम ही एफएसएच का फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल को धीरे धीरे क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा और उनको मैच्योर कर देगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? जब कार्पल ल्यूटियम बन गया है और कार्पल ल्यूटियम बनेगा और उससे प्रोजेस्टोन आएगा। और प्रोजेस्टोन देखिए, प्रोजेस्टोन और एफएसएच के बीच एंटागोनिस्टिक रिलेशन होता है। एफएसएच प्रोजेस्टोन के बीच क्या है? एंटागोनिस्टिक रिलेशन है। ठीक है, तो ये हार्मोनल इवेंट भी आपको याद रखना है। मेनली कौन कौन से फेज यूट्रस में चल रहे हैं और कौन कौन से फेज कहाँ पे चल रहे हैं? ओवरी में चल रहे हैं। अब देखिए इसका थोड़ा अपन थ्योरी देख लेते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फेज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 1 to 5 डेज। इसमें क्या होगा? शेड ऑफ दिस इज द टूटना एंडोमेट्रियम लाइनिंग। एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूटेगा। एंडोमेट्रियम के लाइनिंग के दो पार्ट, वन इज स्ट्रेटम फंक्शनल, वन इज स्ट्रेटम बेसल या बेसेलिस। स्ट्रेटम फंक्शनल जो है वो आउटर लेयर है, स्ट्रेटम बेसल जो है वो इनर लेयर है। तो स्ट्रेटम फंक्शनल गेट स्लॉप ऑफ, यही लाइनिंग टूटता है। ध्यान दीजिए एंडोमेट्रियम में भी कौन सा टूटेगा? स्ट्रेटम फंक्शनल। ब्लीडिंग अकर्स फॉर 3 to 4 डेज। टोटल ड्यूरेशन कितना है? 1 to 5 डेज। लेकिन ब्लीडिंग सिर्फ कितने होगा? 3 से 4 दिन ही ब्लीडिंग होगा। ओके, इन 1 डे अराउंड 15 to 20 ml ब्लड रिलीजेस। ओके, और एक दिन में लगभग कितना ब्लड जाएगा? लगभग 15 से लेके 20 ml। ओके, सो इन वन साइकिल ऑफ फेज अराउंड 45 to 80 ml ब्लड रिलीजेस। इसलिए एक साइकिल में लगभग 45 to 80 ml ब्लड रिलीज होगा। ठीक है, दिस फेज ऑल्सो कॉल्ड बीपिंग ऑफ यूट्रस फॉर द लॉस्ट ऑफ ओबम। ओके, ओबम के खोने के दुख में यूट्रस का रोना। बीपिंग ऑफ यूट्रस फॉर लॉस्ट ऑफ ओबम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज एग। फ्यूनरल दिस इज द अंतिम संस्कार अपन उसको बोल सकते हैं। तो दूसरा नाम क्या है? फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज एग। ये भी कभी कभी क्वेश्चन फ्रेम होता है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए एक चीज़ निकल के सामने आती है। ये हमने एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ब्लड का कैलकुलेशन किया है। अगर हम पूरा फीमेल का रिप्रोडक्टिव टाइम की बात करें, जैसे मान लो 50 पे ख़त्म हो गया है और 14 पे क्या हो गया है? चालू हुआ है। तो इसका जो टाइम डिफरेंस होगा, लगभग जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव टाइम होता है वो 35 से 36 ईयर है।